अपन बात कर रहे थे भारतीय कृषि की विशेषताएं। ये अपन ने जो भी पढ़ा था भारतीय कृषि के महत्व को दर्शाने वाले 6 पॉइंट थे। अब आती है भारतीय कृषि की विशेषताएं, जिसमें अपन बात कर रहे थे कि भारत में अति प्राचीन काल से अधिकांश खाद्यान्न के रूप में, खाद्यान्न का मतलब जो खाने योग्य जो फसलें होती है उन फसलों का उत्पादन खाद्यान्न के रूप में अपन करते आ रहे हैं एवं परंपरागत रूप से कृषि की जाती रही है। विगत परंपरागत रूप से यानी जो प्राचीन काल से जैसा जो तरीका था हमारा, उसी तरीके से आज भी, लेकिन आज धीरे धीरे तकनीकी विकास के कारण हमारी कृषि के तरीके बदल गए। विगत दशकों से कृषि का क्या हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, यानी हमने इसमें क्या करने लगे, तकनीकी का उपयोग करने लगे, वैज्ञानिकीकरण हो गया। वैज्ञानिकीकरण का अर्थ क्या होता है, नए नए आविष्कार हो गए, नई नई चीजों का उपयोग होने लग गया। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। हमारी भारतीय जो कृषि है उसकी विशेषताएं: जनसंख्या की निर्भरता, जनसंख्या हमारी पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर है, कृषि पर। मानसून पर जनसंख्या की निर्भरता, साथ ही साथ मानसून पर कृषि की निर्भरता, ये विशेषताएं हैं इसकी। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, जिसके कारण कृषि का उत्पादन कम होता है क्योंकि मानसून पर निर्भर है। जनसंख्या की निर्भरता, अब जनसंख्या तो क्या है, पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर है, खाद्यान्न के रूप में कृषि से ही, तो खाद्यान्न एकमात्र कृषि के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें मानसून के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सिंचाई सुविधाओं का हमारे यहाँ पे अभाव पाया जाता है, हर क्षेत्र के अंदर सिंचाई सुविधाएं नहीं मिल पाती, यानी कृषि के लिए जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी क्या होता है, कम होता है। हेक्टेयर क्या बोलते, किसको बोलते हैं, जैसे ये अपने क्षेत्रफल है, 1 बीघा जो होता है वो 3025 स्क्वायर फीट जो बोलते हैं उसका होता है। तो ये जो है, एक हेक्टेयर जो होता है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कई जगह 4 से होता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बीघा का 1 हेक्टेयर मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, यानी भूमि से जो उत्पादन है, उत्पादन की क्षमता भी क्या है, कम है। जैसे अपन बात करें 1 बीघे में गेहूं की 10 बोरी होती है, तो 4 हेक्टेयर में तो 40 बोरी होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर में, क्योंकि 4 बीघा का। तो यहाँ पर उत्पादन की जो क्षमता है वो कम रहती है, और ये किसके कारण रहती है, समय पर जल पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता, उसके कारण यहाँ पर उत्पादन कम होता है। चारा फसलों की कमी, चारे का उत्पादन भी यहाँ पर कम मात्रा में होता है। कृषि जोतों का आकार कैसा है, जो जोत बोलते खेतों को, कृषि के लिए जो खेत है उन खेतों का आकार कैसा हो गया, छोटे हो गए। अब छोटे होने का कारण कि पहले क्या होता था, एक ही बड़ा खेत है, लेकिन एक पिता के 4 संतान है तो उसके कितने टुकड़े हो गए, 4। फिर एक के कितने हो गए, 2 हो गए, तो उसके 2 टुकड़े। तो इस प्रकार से हमारी जो जोतों का आकार है वो क्या होता चला गया, छोटा छोटा होता चला गया। पहले पूरे क्षेत्र में, अब आज हम तक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं कृषि के क्षेत्र में। पहले एक ट्रैक्टर जाता था, वो पूरे खेत को जोत कर आता था। अभी वर्तमान में ये अलग लेके जाएगा, ये अलग लेके जाएगा, ये अलग लेके जाएगा, सब अलग अलग लेकर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ट्रैक्टर का जो आवागमन होता है, यानी जो परिवहन खर्च होता है वो काफी बढ़ जाता है। यहाँ से यहाँ घर, यहाँ से मान लो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये खेत है, तो यहाँ से अगर किसान अपना ट्रैक्टर लेकर यहाँ तक जाता है तो यहाँ पर कितने टुकड़े हो गए, 8। तो 8 बार घूमना पड़ेगा, या एक ही बार आना पड़ता, 8 बार जाना और 8 बार आना, इसका इतना खर्च बढ़ जाता है। जबकि एक बार आने पर भी इसका कार्य काम हो सकता था, लेकिन किसके कारण, कृषि जोतों का छोटा आकार होने के कारण भी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। खाद्यान्नों की प्रधानता, आज हम खाद्यान्न फसलों को ज्यादा महत्व देने लगे क्योंकि खाद्यान्न की आवश्यकता ज्यादा है। फसलों की विविधता, फसलें भी क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों की विविधता देखने को मिलती है, सभी क्षेत्रों में एक समान फसलों का उत्पादन नहीं होता है। तो ये हमारी विशेषताएं हैं, कृषि की विशेषता। ठीक है बेटा, मुख्य विशेषताएं बात करें भारतीय कृषि की। अब ये तो संपूर्ण भारतीय स्तर पर अपन बात कर रहे थे, इसी से जुड़ी हुई दूसरी विशेषताएं और देखो। अब विशेषताओं के साथ कुछ समस्याएं भी होती है। इससे पहले अपन ने मुख्य बिंदु पढ़े, फिर आ गई विशेषताएं, अब आती है समस्याएं। ये भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं। अब इसमें जो अपन बात करें तो आप इसके आधार पर भी इसकी समस्याएं लिख सकते हो। मानसून पर निर्भरता, ये भी तो एक समस्या ही है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव, ये भी एक समस्या है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या है, हमारी ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो समस्याओं में देखो, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार, लगातार हमारी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और कृषि भूमि जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। कृषि भूमि के ऊपर दबाव बढ़ रहा है खाद्यान्न उत्पादन का, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको खाद्यान्न की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो इसके साथ ही जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार किसके ऊपर बढ़ रहा है, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न कर रहा है। कृषि क्षेत्र घटता जा रहा है, क्योंकि एक
परिवार में अगर 5 सदस्य होते हैं तो 5 क्या है, उनका जो क्षेत्र होता है वो बढ़ेगा, तो वो अपने आवास जो बनाते हैं वो कृषि भूमि पर बनाने लग गए, जिससे लगातार कृषि भूमि सीमित होती जा रही है। भूमि का असंतुलित वितरण, हमारी जो भूमि है उसका असंतुलित वितरण है। असंतुलित वितरण कैसे मानते हैं अपन? सभी जगह समान रूप से समतल मैदान नहीं है, कई जगह पर्वत है, कई जगह पठार है, कई जगह मैदान है, तो भूमि का जो वितरण है वो भी क्या है, अलग अलग होने, तो कई क्षेत्र ऐसे भी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर, अब वहां पर अपन बात करें कृषि का उत्पादन, तो वहां कृषि नहीं हो सकती, जबकि समतल मैदानी भागों में खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, पर्वतीय भागों में ये चीजें संभव नहीं है। तो सभी जगह असंतुलित वितरण के कारण भी ये समस्या है। अब उन राज्यों को खाद्यान्न की आवश्यकता होगी तो किसके ऊपर डिपेंड होंगे? पड़ोसी राज्यों के ऊपर। तो हमारी जो भूमि का असंतुलित वितरण है वो भी एक समस्या है। कृषि की न्यून उत्पादकता, वही सेम पॉइंट है ये, इस पॉइंट को आप इससे देख सकते हो, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, दोनों एक ही पॉइंट, ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 3 पॉइंट जो है दोनों सेम ही है। तो प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन या कृषि की न्यून उत्पादकता, यानी कृषि में कम उत्पादकता। मौसम की मार, वही आ गई, मानसून पर निर्भरता। मौसम की मार, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि। अतिवृष्टि यानी बहुत ज्यादा वर्षा, अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल ही बारिश नहीं होना, अकाल की स्थिति होती। अनावृष्टि तो बोलेंगे अकाल को, और अतिवृष्टि बोलेंगे बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़ की स्थिति को। अगला है किसानों का भाग्यवादी दृष्टिकोण। आज भी हमारे जो किसान हैं, जब कई बार बाढ़ की स्थिति या अकाल की स्थिति बनती है तो वही बात दोहराते कि हमारे भाग्य में ये नहीं है। तो भाग्यवादिता के ऊपर का दृष्टिकोण आज भी अपनाते हैं किसान। कृषि व्यवसाय के रूप में न लेकर जीवन यापन के रूप में, आज कृषि को हम व्यवसाय के रूप में नहीं करते, बल्कि परिवार के पालन पोषण या जीवन यापन के रूप में देखने लगे हैं। सिंचाई के साधनों का सीमित विकास, जितना विकास सिंचाई के साधनों का होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण भी आज समस्याएं जैसी की तैसी खड़ी है। यानी आज हम देखते हैं कई बार नदी जोड़ो परियोजना कई बार सरकार द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कई वर्षों तक चलते रहते हैं और पूरे नहीं होते। और जिस क्षेत्र में सूखा या अकाल की स्थिति बनती है वहां पर जल की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो सिंचाई के साधनों का आज भी विकास नहीं हो पाया है। कृषि का अशिक्षित, कृषक यानी कृषि का मतलब होता है जो किसान है वो आज भी कैसा है, अशिक्षित और परंपरावादी है, जिसके कारण भी ये समस्या है। क्योंकि एक शिक्षित किसान जो होता है उसमें और अशिक्षित में काफी अंतर देखने को मिलता है। वो कृषि के नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकता है, नए तरीकों को अपना सकता है। उचित विक्रय व्यवस्था का लाभ न मिलना, उचित विक्रय, जब उत्पादन हो जाता है किसान के पास, फसलों का उत्पादन होता है, तो उत्पादन के बाद में क्या होता है, उसको विक्रय करने के लिए, बेचने के लिए जब जाता है, तो जितने में जितना खर्च उसका आता है कई बार तो उससे खर्च से भी कम दाम उसको मिलता है, तो उचित विक्रय मूल्य का लाभ उसको कई बार नहीं मिल पाता है। आज ये उचित विक्रय मूल्य व्यवस्था वाला जो है, इसी के कारण लगभग हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो वो इसी की देन है। विभिन्न योजनाओं का सामान्य किसान को लाभ, विभिन्न योजनाओं का सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है, लेकिन किसानों तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है, तो ये भी एक समस्या है। तो 10 ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण आज हमारी कृषि पिछड़ी हुई है। बेटा इनमें किसी के में कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया हो तो बता देना अभी तो। मैंने भी आपको बताया था, ऊपर देखो 4 नंबर और नीचे वाला 3 नंबर दोनों सेम पॉइंट है। ऊपर का 4 नंबर प्रति हेक्टेयर उत्पादन, कम उत्पादन, और नीचे लिखा हुआ है कृषि की न्यून उत्पादकता, दोनों सेम पॉइंट है। यानी उत्पादकता मतलब क्षेत्रफल में कम उत्पादन होना। हेक्टेयर किस लिए बोलते हैं? भूमि को हम किस में नापते हैं, बीघा या हेक्टेयर में नापते हैं। बड़े क्षेत्र पर हेक्टेयर में, छोटे स्तर पर बीघा में नापते हैं, और उससे छोटे स्तर पर चले जाए तो स्क्वायर फीट में आ जाते हैं फिर। तो हेक्टेयर जो है भूमि मापने का एक बड़ा वाला यंत्र। तो हेक्टेयर में जब इस उत्पादन जो देखते हैं तो वो क्या होता है, हमारे यहाँ देश में कम उत्पादन, हमारे खेतों में उत्पादन कम होता है। जैसे अपन बात कर रहे थे कि पहले उत्पादन होता था 1 बीघे में 10 बोरी गेहूं की, आज ये 10 बोरी से छोड़कर आज 6 बोरी 5 बोरी पे आ गए। तो ये उत्पादन क्या हो, धीरे धीरे हमारा उत्पादन बढ़ा नहीं बल्कि कम हो गया है। तो दोनों सेम पॉइंट है, कृषि की न्यून उत्पादकता भी वही बात है। और कोई पॉइंट? बेटा और किसी को कोई समस्या हो तो इन पॉइंटों में? ओके, अब देखते हैं आगे कृषि के प्रकार। अब कृषि के प्रकारों में, हाँ बेटा, किसान का भाग्यवादी दृष्टिकोण,
कृषि व्यवसाय के रूप में न लेकर जीवन यापन के रूप में। आज बेटा एक चीज है, आप अपने ऊपर लेके देखो इसको। जैसे अपन बात करें कि एक किसान के पास क्या है, ये 4 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, ओके। एक किसान के पास 4 हेक्टेयर भूमि है, उसके 4 संतान है, तो इसके पास कितने टुकड़े हो गए, 4। अब एक किसान के पास कितनी भूमि रह गई, 1 हेक्टेयर। अब वो उसमें व्यवसाय उत्पादन के लिए, व्यवसाय के लिए सोचेगा या अपने परिवार के लिए उसमें उत्पादन करेगा, ये दूसरों को बेचने के लिए करेगा या अपने स्वयं के परिवार के लिए करेगा वो। तो वही बात है कि कृषि आज व्यवसाय के रूप में न लेकर जीवन यापन के रूप में रह गई है, यानी केवल अपने परिवार के पालन पोषण के रूप में रह गई है। और अगर इसमें थोड़ा बहुत उत्पादन ज्यादा होता भी है तो अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है केवल इससे, ओके। और कोई पॉइंट? ओके, आगे देखो। कृषि के प्रकार। भारत की प्राकृतिक दशा, जलवायु, मिट्टी में पर्याप्त भिन्नता के कारण देश के विभिन्न भागों में कई प्रकार की कृषि की जाती है। कई प्रकार की यानी हर क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। भारत में मुख्य रूप से निम्न प्रकार की कृषि प्रचलित है। कौन कौन सी कृषि? जिसमें सबसे पहला आता है निर्वहन या व्यापारिक कृषि। निर्वहन तो बोलते जीवन निर्वाह, और साथ ही साथ जीवन निर्वाह के बाद में आवश्यकताएं पूरी होने के बाद में शेष बचे हुए माल का व्यापार करना या व्यापारिक तौर पर उसको बेच देना। अब निर्वहन कृषि जो है उसको कितने भागों में बांटते हैं, देखो। आदिम निर्वहन कृषि, गहन निर्वहन कृषि। आदिम को 2 भागों में बांटते हैं, स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि। दूसरी है गहन निर्वाह कृषि को चावल प्रधान कृषि और साथ ही साथ गेहूं प्रधान। क्योंकि हमारे भारत में 2 मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। 2 मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? चावल प्रधान। दक्षिणी भारत में चावल का उपयोग मुख्य रूप से खाद्यान्न के रूप में किया जाता है, जबकि उत्तर भारत में गेहूं जो है उसका उत्पादन मुख्य रूप से खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं निर्वहन व व्यापारिक कृषि। भारत में जीवन निर्वहन कृषि एक परंपरागत कृषि विधि रही है। परंपरागत यानी प्राचीन काल से चली आ रही है। स्वतंत्रता से पूर्व ये जीवन निर्वहन करने वाली एक गहन कृषि के रूप में प्रचलित थी। गहन का मतलब इसके अंतर्गत कई बार एक से अधिक फसलों का उत्पादन भी, एक ही वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन भी किया जाता था। उस समय किसान की जोत का आकार कैसा था? छोटा था। व्यक्ति केवल जितनी उससे होती थी उतनी मात्रा में क्या करता था, वो खेती करता था। कि उस समय व्यक्ति के पास क्या थी, मशीनें नहीं थी। उस समय व्यक्ति अपनी मेहनत से ही कृषि कार्य करता था। तो उससे जितने का क्षेत्र में उत्पादन होता था वो उतने क्षेत्र में कर पाता था। बैलों की सहायता से हल चलाकर खेती करता था। प्राचीन काल में बैलों की सहायता से वो क्या करता था, खेती का कार्य करता था। इन खेतों पर परिवार के सदस्य ही श्रमिक के रूप में काम करते थे। कोई बाहर से सदस्य नहीं आते थे काम करने के लिए, केवल परिवार के सदस्यों द्वारा ही कार्य किया जाता। जबकि आज हम क्या करते हैं, जब अपन कोई फसल बो देते हैं तो उसको कटवाने के लिए बाहर से आदमी लाने पड़ते हैं। लेकिन पहले क्या था, व्यक्ति केवल उतना ही बोता था जितने उससे उसके परिवार से उसका संतुलन बैठ सके। तो परिवार के सदस्य ही श्रमिक के रूप में कार्य करते थे। खेती करने का तरीका पुराना ही था। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया। आज हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, यूरिया, डीएपी, ये खाद जो है। लेकिन इस उस पहले के टाइम में इस प्रकार के कोई खादों का प्रयोग नहीं होता था, सीधा देसी खाद का प्रयोग होता था, गाय के गोबर, भैंस के गोबर का। कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? परिवार की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वो ज्यादा नहीं सोचते थे, केवल अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते थे, कृषि करते थे। अतिरिक्त उत्पादन कई बार हो जाता था, नाप चौप के तो बोते नहीं है। कई बार उत्पादन ज्यादा भी हो जाता है, तो अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता, हो भी जाता था तो उसको नेक्स्ट ईयर काम में लेते थे, लेकिन बेचने का काम उस समय नहीं होता था। प्राचीन काल में अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता था, और यदि हो भी तो अगले वर्ष हेतु अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए रख लिया जाता था। किसान की आवश्यकता और सोच क्या थी, थोड़ी कम थी। व्यक्ति कम कम से भी संतुष्ट था और साधारण, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था, ज्यादा कुछ सोचता नहीं था। आवश्यकताओं की कुछ वस्तुएं, आवश्यकताओं की कुछ वस्तुएं प्राकृतिक वातावरण से क्या हो जाती थी, मिल जाती। प्राकृतिक वातावरण जंगलों से मिल जाती थी, जिससे अधिक उत्पादन के लिए उसे प्रोत्साहित नहीं होना पड़ता था। खाद्यान्न के अलावा कुछ आवश्यकता की वस्तुएं जो थी उसको पर्यावरण से मिल जाती, इसलिए उसको कभी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिससे अधिक उत्पादन के प्रोत्साहित नहीं होता था। इस प्रकार कृषि में खाद्यान्नों के उत्पादन छोटे क्षेत्र में ही अपनी आवश्यकताओं की विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन एक छोटे क्षेत्र में वो अपना सारा कार्य कर लेता था। अब इसके साथ साथ अपन बात करें गैर निर्वाह कृषि की, अपन बात करें
तो गैर निर्वाह कृषि में क्या होता है, कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी, जिसको अपन बोलते हैं ना मिश्रित कृषि। पशुपालन भी निर्वहन कृषि का ही एक। बेटा 1 मिनट रुकना। हेलो। हाँ बेटा, हमारे तो घर बैठे भी मारने वाले आ जाते हैं। हाँ बेटा, आप देखो आगे देखो। तो अपन बात कर रहे थे कि आज पशुपालन भी क्या है, निर्वहन कृषि का ही एक मुख्य अंग है। स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में हमारी भूमि में काफी सुधार हुए। भूमि सुधारों को लागू किया गया। 1960 के बाद हरित क्रांति यानी फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। इस कारण उत्पादन की आवश्यकता महसूस की गई और उसी को उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस हरित क्रांति को अपनाया गया। हरित क्रांति यानी फसल उत्पादन को बढ़ावा देना। तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया गया, अब फसल का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, तो उसके लिए जैविक के साथ साथ रासायनिक कृषि का विकास हुआ।
पहले हम जैविक कृषि करते थे, जैविक यानी केवल जानवरों से प्राप्त जो खाद होती थी उसी का प्रयोग करते थे, तो उसमें उत्पादन निश्चित था। लेकिन अब क्या होने लगा, रासायनिक खाद से उत्पादन को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, जैसे डीएपी यूरिया देकर के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। निर्वहन कृषि भी निम्न प्रकार की होती है, ये अपन देख चुके हैं कि आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह। आदिम निर्वाह जो अभी अलग जाति हो गई, आदिम निर्वाह जो है जंगलों में निवास करने वाली, तो दोनों ही प्रकार की कृषि करती है, स्थानांतरित कृषि, स्थान बदल बदल कर, और स्थायी कृषि। और गहन निर्वाह कृषि में देश के आंतरिक भागों में जो मुख्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें गहन निर्वाह कृषि होती है। तो ये तो थी हमारी निर्वहन कृषि। अब बात करें, इनको अलग अलग पढ़ते हैं। आदिम निर्वहन कृषि दो प्रकार की है, स्थानांतरित की परिभाषा सब जानते हैं। स्थानांतरित कृषि आज भी स्थानांतरित कृषि आज भी भारत वर्ष के कई क्षेत्रों में किसके द्वारा, वनवासियों द्वारा आदिमकालीन ढंग से, आदिमकालीन यानी प्राचीन कालीन ढंग से निर्वाह कृषि के रूप में। अब वो आज भी क्या किसके लिए करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए, कोई फसलों को बेचने के लिए नहीं करते। तो स्थानांतरित कृषि केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। ये कृषक केवल उतनी ही भूमि पर खेती करते हैं जितने से उसके परिवार को जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन प्राप्त हो सके, वो खाद्य स्थानांतरित कृषि का पार्ट है। अब इसमें करते क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है, स्थानांतरित यानी स्थान बदल बदल कर कैसे बोते हैं, तो इसके अतिरिक्त वनों को जलाते हैं, भूमि को साफ करके 2 से 3 वर्षों तक उसमें क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। जब वो भूमि की उपजाऊपन की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो उसे क्या करते हैं, प्रति के रूप में नहीं खाली छोड़ दिया जाता है कुछ वर्षों के लिए, और दूसरे स्थान पर जाकर स्वयं वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसे अपन बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। यहाँ मुख्यतः खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। कई कई क्योंकि किसके लिए काम करते हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों को जीवित रखने के लिए तो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं। तो इसमें क्या क्या उत्पादन किया जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से कहीं कहीं खाद्यान्न फसलों के साथ साथ कहीं कहीं तंबाकू भी उगाई जाती है। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जूमिंग कृषि, इसी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं, उत्तरी भारत में जूमिंग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, बेवर। आंध्र प्रदेश में पोदू, केरल में पोनम, और दक्षिणी भारत में गोंड गोंड कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। छिपा, पेंडा, पश्चिमी घाट में कुमारी, हिमालय में खील, तो हर क्षेत्र में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। बेटा एक अभी दूसरी की कौन सी आती है, स्थायी कृषि। ऐसे आदिवासी क्षेत्र जहां कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। अब ध्यान रखना ये चीज, स्थायी कृषि कहाँ पर करते हैं, कि मान लो वो क्षेत्र बदल बदल कर बो रहे थे, लेकिन कई बार जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, तो उनको क्या होता है, इतनी ज्यादा मात्रा में क्षेत्र बदल कर हर बार वनों को नष्ट नहीं करने दिया जाता। आज वनों को भी क्या कर दिया, संरक्षित कर दिया, उनको काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इन्होंने क्या करना प्रारंभ किया, स्थायी कृषि। ऐसे आदिवासी क्षेत्र जहाँ कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, वहां स्थानांतरित कृषि का स्थान पर क्या करने लग गए, स्थायी कृषि, जो भूमि थी उसी के ऊपर उत्पादन लगातार करने लग गए। इस प्रकार की कृषि स्थानांतरित से किसमें परिवर्तित हो गई, स्थानांतरित से उन्नत होती है। उन्नत का मतलब एक ही जगह स्थायी रूप से करने लगे, और वहां पर ही कुछ ऐसी तरीके अपनाए गए जिससे भूमि को उपजाऊ बनाया जा सके, जैसे कि खादों का प्रयोग, और आवश्यकता से कुछ अधिक अनुत्पादन हो जाता है। भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वो पशु खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं। कृषि के साथ पशुपालन का कार्य भी उनके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, अब अस्थायी कृषि वाले जो है, स्थानांतरित कृषि वाले, वो तो पशुपालन का कार्य करते नहीं है, केवल स्थायी कृषि वाले ही पशुपालन का कार्य कृषि के साथ करते हैं, जिसका उपयोग कृषि कार्य में सहयोग के लिए किया जाता है। मध्य हिमालय प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। बेटा आज मोबाइल की बैटरी बिल्कुल जा चुकी है, तो अभी यहाँ से नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, 2% रही है अब तो। ओके।